वेरी गुड इवनिंग। बैठ जाना इधर पे। टेम्परेचर डिपेंडेंसी और एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड, ये अच्छा। दो एकदम छोटे छोटे से क्या बोलना चाहिए उसको, डेफिनेशन काइंड ऑफ ही है। ये देखिएगा डायग्राम नंबर 3.8 और 3.9 एक ही बुक है। बहुत बढ़िया। इसमें लिखा हुआ है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, एक इसको अंडरलाइन कर लेना बुक में। बुक लाए हो? तो टेस्ट था तो टेस्ट कैसा आया? अगर इंग्लिश का वाइवा होता ना तो तुम लोग उसमें सब फेल थे। बेटा डायग्राम नंबर बताया 3.8 और 3.9। अब कहाँ ढूंढे गधे कहीं के। हाँ ये वाले को अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा। एक तो है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक रे। एक तो है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट चीज, मतलब सच इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक। लेकिन कई बार रहता है ना कुछ एक ऐसे टॉपिक जिनके आने का सोचते भी नहीं लेकिन वो आ जाता है, तो ये वैसा वाला टॉपिक है। क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी जितना मुझे याद आ रहा है शायद ये 5-6 साल पहले शायद देखा हो मैंने, लेकिन ये ऐसा मतलब डायरेक्टली तो नहीं आता। और मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें से, ये इन लोग को भी निकाल दो। हाँ हाँ ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं ये उसमें लिखा हुआ भी है क्या, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से ज़्यादातर का जो ज़्यादातर का जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी टर्म्ड और दैट विल बी कॉल्ड एज। तुम लोग ऐसा मुंह देख के ऐसे ढुलकते क्यों रहते हो, मुझे ये नहीं समझ आता। मिला भाई? ठीक। अरे कोई बात नहीं ना, उसको ऐसे जूम कर लो ना, उसको जूम कर लो बस। इधर इधर उसके बाजू में स्टेटमेंट देखिए। हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या है? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी के बारे में डेफिनेशन क्या लिखी है कि इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिसिपेटिंग एटम्स या पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज आप मान सकते हो, ठीक। अच्छा उसमें अब कर्व से क्या मालूम चल रहा है? कर्व
जो उसका पीक है उसी पीक पे आपको मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होगा या काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन होगा, इसलिए वो वाला कर्व इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसे बताया कि ये वाला टॉपिक जो है ये उन चुनिंदा टॉपिक्स में से है जो यूजुअली तो नहीं ही आते थे, लेकिन कभी अगर वो बोलते ना कि दिन खराब रहे किस्मत खराब रहे तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काटता है, बस वही वाली हालत है। ठीक, तो इसको एकदम नज़रअंदाज मत करो, एकदम छोटा सा टॉपिक है, अंडरलाइन कर लिए रहिए, उसको पढ़िएगा ज़रूर, मतलब पढ़ तो लिए अभी। अब ये डायग्राम नंबर 3.9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस डायग्राम का नाम है, इस कर्व का नाम है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटे कि ये जो शेडेड पोर्शन शो हो रहा है ये, ठीक, ये वाला भी उन चुनिंदा टॉपिक्स में से ही है जो डायरेक्टली नहीं ही पूछते, कभी अगर पूछ लिया तो, ठीक। अदरवाइज अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो इसमें से प्रोबेबिलिटी बहुत ना के बराबर। जहां तक बात इस चैप्टर से, इस चैप्टर का वेटेज कितने का है? 8 मार्क्स का, देखे हो ना। आइए सर, क्यों इतना लेट? क्यों? तो किस काम से रखें घर में घड़ी? ले आइए, एक यहां लगाइए, है कि नहीं? कहाँ चला गया? हाँ, डन। चलिए अब हेडिंग डालना बेटे, एक्टिवेशन एनर्जी, ये है बहुत काम की चीज। ये वाला इक्वेशन कहाँ चला गया? आरएनएस आरएनएस आरएनएस, हाँ। बेटा जिस पेज पे डायग्राम 3.8 था उस पेज के टॉप पे आओ तो। टॉप, उसके ऊपर भी कुछ है, दैट इज के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस चैप्टर में यहां से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। इस चैप्टर में वो जो 8 नंबर की मैं बात कर रहा था आपसे, इस चैप्टर में वो 8 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन या 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? सेक्शन ए, और मतलब सेक्शन ए जिसमें क्या रहता है आप लोगों का एमसीक्यू और असर्शन रीजन, उस वाले में एक तो फिक्स है कि इस चैप्टर में से आई थिंक 2 ये रहेंगे क्या, एमसीक्यू, असर्शन रीजन इसमें से नहीं है, ठीक। अगर मान लो असर्शन रीजन आया तो एक एमसीक्यू एक असर्शन रीजन, और उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहेगी? डेफिनेशन वाले, डेफिनेशन वाली चीज़ें, या उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन कौन सा है वो। एक चीज़ इसमें और बनता है वो है ग्राफ वाले क्वेश्चन। याद आ रहा है कुछ? जैसे कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए आप लोगों को ग्राफ क्या मिल रहा था? ये तो क्वेश्चन आपको दे दे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सप्लेन या विल करेक्टली क्या बोलना चाहिए रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर, तो वो आप लोगों को ऐसा वाला करना रहेगा। अब सेक्शन बी, सी और उसके बाद फिर सेक्शन ई में आओगे अगर, तो इन 4 सेक्शन से सबसे बढ़िया क्वेश्चन किस में बनेगा? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, उसका न्यूमेरिकल, जीरो ऑर्डर उसका न्यूमेरिकल, और जीरो ऑर्डर में उसका हाफ लाइफ टाइम, फिर फर्स्ट ऑर्डर उसका न्यूमेरिकल, ठीक। कितनी चीज़ें हुई? सिर्फ 4 चीज़ें। इन 4 चीज़ों के बाद बस एक चीज़ है, वो है ये आर्हेनियस इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। बस ये 5 चीज़ें करोगे तो इस चैप्टर के 8 में से, किस्मत अच्छी रही तो 8 में 8, वरना 8 में 6 नंबर का वेटेज तो प्योरली फिक्स्ड है, ठीक। चलो अब ये जो आरएनएस इक्वेशन है ये क्या है बेटे? ये शो करता है के इज इक्वल्स टू, अब ये के क्या है? रेट कांस्टेंट। अच्छा अब ये के जो है बेटे ये हम लोगों ने इससे पहले भी सॉल्व किया है,
कि रेट इज इक्वल्स टू या रेट इज गिवन बाय के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी। तो ये वाला जो के था ना, वो यही वाला ही के है, ठीक। फॉर्मूला क्या है? ए इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी। ये क्या है? ए है क्या बोलते हैं, आरेनियस कांस्टेंट, ठीक। उसके दो नाम और दिए हुए हैं, क्या क्या? एक तो कुछ वो मोस्ट क्या, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फंक्शनल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डन। तो ये दो नाम अंडरलाइन कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ई ए क्या है? इट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला चाहिए, वो इसके बैक वाले मतलब बैक साइड पेज पे है, और वो फॉर्मूला क्या है? वो लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू, बैक पेज में देखो ना, इसके बाद वाले पेज में, ये लॉग के टू अपॉन के वन वाला मिला। उसके बाद भाई बाद और बाद में आओ, हाँ मिला। लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू कितना? ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू टी, इधर अरे मैं सोच रहा हूँ इधर कुछ गलत लिखा हूं मैं। हाँ जी, ओके ओके, ठीक 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 ठीक। यहाँ पे आर और टेम्परेचर तो इधर चल रहा है, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन की मदद से आप E A निकाल लेंगे और ये कैलकुलेट हो सकता है। डन। चलो अब ये वाले इक्वेशन से एक आध क्वेश्चन देखते हैं, जैसे वो जो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है उसको भी देख सकते हो। क्वेश्चन क्या बोला कि द रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन, यानी कि T1 क्या है? 500 केल्विन, T2 क्या है? 700 केल्विन, और क्या बोला भाई? R 0.02 पर सेकेंड एंड 0.07 पर सेकेंड, यानी कि T1 पे K1 और T2 पे K2 की वैल्यू कितनी है? ये है 0.07 और ये है 0.02। डन। उसके बाद फिर क्या बोला? कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ E A एंड A। बस लगाइए वैल्यू। इस वाले इक्वेशन में लगाओगे तो ये log K2 और K1 आपको मालूम है, log K2 अपॉन K1 का मतलब क्या है? log K2 माइनस log K1। ये इधर सॉल्व होगा, E A की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, R की वैल्यू रखनी रहती है अपने को 8.314, ये कितना हो जाएगा? 700, ये हो जाएगा 500, और ये थोड़ा सा रफली सॉल्व करके देखिए, E A की वैल्यू मिल जाएगी, और जब इस वैल्यू को आप इसमें रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? A की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा एक्टिवेशन है, सुनो एक चीज और, रिएक्शन भले आप टेम्परेचर चेंज कर दो, ठीक, लेकिन अब ये वाला इक्वेशन जो लगाओगे इसमें K की वैल्यू क्या लगाओगे आप? K है रेट कांस्टेंट, लेकिन क्वेश्चन में तो दो रेट कांस्टेंट दिया है, फिर कोई भी नहीं लगाना है। बुक देखिए, ये तुक्का मारने बैठी है इधर पे, बड़ा लगाना है। कौन सा
अगर आप k की जगह 0.02 रखेंगे तो t की वैल्यू आपको 500 रखनी पड़ेगी। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व ही कर लो। थोड़ा सा मैथ से डरना कम करोगे तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं? ये
हो गया? मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्वेश्चनिंग और क्रॉस क्वेश्चनिंग का क्या लेवल है। पेन देना, पेन नहीं चल रहा है, वो अच्छा पेन नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं बेटे, चलो ये आप लोगों के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.23 है, वो बिल्कुल आरएनएस इक्वेशन पे ही बेस्ड है। आरएनएस इक्वेशन पे ही बेस्ड है ये क्वेश्चन नंबर 3.23। आप देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 2.418। ये बुक में है बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.23। अच्छा टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर दिया हुआ है 546 केल्विन। हाँ बाकी ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। आपको क्या फाइंड करना बेटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है, कैपिटल ए। ठीक, कौन सा इक्वेशन लगाना है, यही इक्वेशन लगाना है। क्या बनेगा भाई, के की वैल्यू दी है 2.418 इंटू 10 टू दी पावर -5 इज इक्वल्स टू कितना, ए तो कैलकुलेट करना है, ई टू दी पावर माइनस कितना 179.9 8.314 इंटू 546। देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन हिसाब किताब बिठाओगे तो इजी है वो। ई क्या है, नेचुरल लॉग में भी कुछ लिखते हैं ई, ठीक है। अच्छा एक चीज, ये क्वेश्चन कौन से ऑर्डर का है, कैसे मालूम? आंसर सही है लेकिन कैसे बेटे, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखिए, ये पर सेकंड है, और पर सेकंड किस में आता था, फर्स्ट ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर में क्या आता था, वेरी गुड, और सेकंड ऑर्डर में, वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटे, वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3.14 सॉरी 3.24। Consider a certain reaction A is getting converted to products with K की वैल्यू दी है, calculate the concentration of A remaining after 100 seconds if the initial concentration is 1.0 मोल पर लीटर। हाँ लेकिन इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कैसे पहचानोगे? K की वैल्यू में यूनिट क्या है, K की वैल्यू सेकेंड इनवर्स, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए अपने पास क्या रहता है बेटा फॉर्मूला, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग, एक तो रहता है A अपॉन A माइनस एक्स, ये वाला भी चलेगा। और ये क्यों लिए हम लोग, क्योंकि कहानी क्या थी बेटा, ये क्या था, कुछ रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट टाइप का हम लोग पढ़े थे, याद है क्या था ये, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। ठीक, चलिए तो अब इसमें क्या क्या वैल्यू रखा सकते हैं आप, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि जो बचा है
जो बचा हुआ वो है ना, यानी कि आपको एक तरीके से a माइनस एक्स निकालना है। ठीक, a की वैल्यू कितनी रखाएगी 1.0 और k की वैल्यू रखाएगी 2.0 इंटू 10 टू द पावर -2, ये 2.303। t की वैल्यू कितनी रखाएगी 100, बस सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए सुक्रोज डिकम्पोजिशन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ये कर लो, क्या बोलते हैं इसको, मार्क कर लो। 3.25 sucrose decomposes in acid solution into glucose and fructose according to the first order rate law with t half is equals to 3 hours। अच्छा t half दिया है तो वहां से k की वैल्यू बहुत आसानी से निकलेगी। कैसे निकलेगी, तो ये कैसे निकलेगी, इसमें दिया है कि ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, और टी हाफ दिया है, के की वैल्यू तो ऐसे ही निकाल लोगे। कैसे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 0.693 अपॉन के। वेरी गुड, ठीक, तो के उधर कर दो, टी हाफ इधर कर दो। 3 आर का मतलब उसको अगर मिनट्स में लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 180। बस सॉल्व करो, के की वैल्यू मिल गई। उसके बाद क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। के की वैल्यू मिल गई, डन। अब आपको ये वाला फॉर्मूला चलाना है, के की वैल्यू वहां से मिल गई 2.303, ये रखा हुआ है। टी 8 आवर्स है, 8 आवर मतलब 8 इंटू 60 मिनट्स यानी कि 480 मिनट्स। लॉग ये और ये, अब इसमें कहानी क्या है, व्हाट सैंपल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। बहुत सिंपल, सुक्रोज क्या है, O11 था। ठीक, वेरी गुड, मतलब स्कूल में अच्छा पढ़ रहे हो, वेरी गुड। अब इन लोगों के स्कूल में बिल्कुल एग्ज़ाम में जितने की ज़रूरत है उतना ही पढ़ाया जा रहा है। हाँ जी, क्योंकि अपना टारगेट क्या है, पहले 23, उसके बाद जाएंगे 30, 35, 40, 45। ठीक, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ भी बता देता हूँ बेटा, टू बी वेरी ऑनेस्ट 11th आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो आप जिसके पास भी थे 11th थोड़ा डामाडोल है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं बेटा। अब जो हो गया उसको तो रिवर्स कर नहीं सकते। 12th बोर्ड में अपना टारगेट रहेगा 70 में 23 नंबर, और बहुत आसान है। 70 कितने चैप्टर्स हैं टोटल 10, ऑन एन एवरेज 7 मार्क्स का एक चैप्टर पढ़ने वाला है ऑन एन एवरेज। कोई 8 मार्क्स का आ गया, अगर कोई 8 आएगा तो कोई 6 होगा, ऐसा होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 7 का चल रहा है। आपने को पास होने के लिए चाहिए कितना 23, एक यूनिट 7 मार्क्स का चाहिए 23, यानी कि अगर आप 4 यूनिट कर लो कितने का हो गया 28। अब इस 10 चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद जब हम लोग इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा क्रिस्पली पढ़ लेंगे, तब हम लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से 4 यूनिट पहले तो बिल्कुल कॉन्क्रीट करेंगे। ठीक, हाँ, मतलब गारंटीड पास तो हो जाएं। ठीक, क्योंकि मेन टारगेट वो है भाई, सबसे बड़ा चैलेंज वो है। 28 नंबर फिक्स हो गया। अब उसके बाद फिर हम लोग 2 यूनिट ढूंढेंगे जिससे 7 कितना हो गया, फिर 42 नंबर आ जाए। मतलब 2 यूनिट से कितना 14 मार्क्स आएगा ना, 28 और 14, अब 42 मार्क्स के लिए बढ़ेंगे। वो 2 यूनिट अगर बन जाएगा तो अब आप फर्स्ट डिवीजन की दहलीज पे खड़े हो। उसके बाद अपना बचेगा 28 मार्क्स, यानी कि 4 यूनिट, और उन 4 यूनिट को ऐसा प्रिपेयर करना है कि ऑन एन एवरेज सॉल्व तो कर लें, भले पूरा अप टू द मार्क सॉल्व ना भी हो पाए तो भी। ठीक, यानी 70 मार्क्स की थियरी में एटलीस्ट 50-55 आना चाहिए। बेटे 42 नंबर का हिसाब किताब तो ऐसे ही कर दिया, तो बाकी के 28 नंबर में 3-4 नंबर नहीं लेके आ पाओगे। फिर अपना टारगेट उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। रे क्वेश्चन नंबर 3.26,
और आप लोगों का वो जो 12:30 वाला टाइम है वो अब पूरा मिड टर्म तक तो पूरा आंख बंद करके चलेगा ना। इन लोगों की छुट्टी कल से 12:30 बजे होगी। मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकता हूँ क्लासरूम में। हाँ। वो बातें अभी कैमरा ऑन कैमरा नहीं कह सकते। हाँ ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3.26। अरे एक मिनट, ये 3.25 में सुक्रोज क्या है? वो एक डाइसैकेराइड है। ठीक, अब 8 आवर के बाद अब आपको ये तो नहीं मालूम कि ए कितना था और ए माइनस एक्स कितना था। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लो, या दूसरा रास्ता इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मान लो। तो आपको कैलकुलेट क्या करना रहेगा? ए माइनस एक्स कैलकुलेट करना रहेगा। डन। जब तक अभी मुंडी हिलाने से ऐसे नहीं होगा बेटा, जब तक इसको घर में जाके सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा वो। और ईमानदारी से उसको सॉल्व करो। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर क्या बोलते हैं इसको, किसको, रिफ्रेशर बुक नहीं खरीद रहे हो चलेगा, एटलीस्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रख लो। नहीं मतलब नया वाला नहीं खरीदना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। भिलाई में एक बहुत बढ़िया जगह है रावण भाटा, जाइए उधर। ऑटो बुक करके एग्जाम्पलर। क्वेश्चन नंबर 3.29, क्वेश्चन नंबर 3.29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी है, यानी कि सेक्शन ई में आने की भरपूर काबिलियत इस क्वेश्चन में है। क्या बोलता है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन एट इतना इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन एट 300 केल्विन। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज इतना, कैलकुलेट के एंड ई ए। के निकालने के लिए आपको या तो 10% वाला ले लो डेटा, या तो 25% वाला डेटा ले लो। दोनों ही कंडीशन में इसमें देख लो यूनिट कितना दिया है। वैल्यू ऑफ ए इज 4 × 10⁻10 पर सेकेंड, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर। 10% वाला लोगे तो 10% कंप्लीट हुआ, यानी कि आर नॉट की वैल्यू कितनी 100, और 10% कंप्लीट हुआ है यानी कि 90% बचा हुआ है। तो ऊपर में 100 नीचे में 90, या तो ऊपर में 1 नीचे में 0.1। ठीक, या तो ये वाला लोगे या तो फिर 25% के हिसाब से लोगे, आंसर सेम आएगा। ठीक, बस ये कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा और कुछ नहीं, बाकी है बहुत इजी। 3.29 चलिए, उसके बाद है रेट ऑफ रिएक्शन। ये चेंजेस फ्रॉम 3.30 जो है ये वैसा क्वेश्चन है क्या, थियोरेटिकल टाइप्स। ये लो, ये किसने दी थी बेटे? बुक किसने दी थी? 2 लोग दिए थे बुक। नहीं, अच्छा आप बताइए, आप लोग ऑर्गेनिक चलें कि इधर ही आगे बढ़ना है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हेडिंग डालो ना। कोई बात नहीं, दूसरे बुक में है, ईश्वर की दया से बुक लीजिए अभी। आप रखिए, अरे आप रखिए, मुझे नहीं चाहिए। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, पहला पॉइंट तो लिख लो भाई, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, और अब पहले तो एकदम आंख का नाक मुंह खोल करके पहले आप समझो कि इस पूरे चैप्टर में होगा क्या और वो मिलेगा कैसे। ठीक, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सारे के सारे मतलब ये तीनों कहलाते हैं क्या? कार्बोनिल कंपाउंड्स, और ये है कार्बोनिल ग्रुप।
ठीक। अब अगर इस कार्बोनिल ग्रुप में एक वैलेंसी आप फ्री रखो और एक वैलेंसी आप दे दो हाइड्रोजन को, तो ये क्या बनेगा? पक्का। अगर मान लो दोनों वैलेंसीज आप किसको दे दो? किसी एल्किल ग्रुप को, तो ये बनेगा कीटोन। और अगर मान लो एक वैलेंसी आप किसी ग्रुप के लिए छोड़ें और एक वैलेंसी आप दे दें किसको? OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, तब ये बनने लगेगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए इस पूरे चैप्टर में इन तीनों को हम लोग एक साथ निपटाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। अच्छा, अब जहां तक बात इसके बनने की, इसकी रिएक्टिविटी की है, तो यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। जैसे कि एक चीज आप लोगों को मालूम है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। क्यों ऐसा? इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। कई बार आप लोगों ने सुना हुआ है बेटा, ये क्या है? ये स्टेरिक हिंड्रेंस, जब मॉलिक्यूल का खुद का ही स्ट्रक्चर उसकी रिएक्टिविटी को कम करने लग जाए, डिक्रीज करने लग जाए, वो चीज कहलाती है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। कहानी क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? यानी कि ये जो दो बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन खींच लेगा अपनी तरफ? ऑक्सीजन। और क्या बनाएगा? डेल्टा नेगेटिव इसके ऊपर। पक्की बात? ठीक। अब इतना ही कॉन्सेप्ट यहां पे अगर लगाओगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज काफी छोटा है, यानी कोई भी ग्रुप अगर आएगा अटैक करने तो उसके पास एक ये एक्सिस खाली, एक ये एक्सिस खाली और एक ये एक्सिस खाली। लेकिन अगर आपने एक वैलेंसी किसको दी थी? एल्किल ग्रुप को, तो अब दो डायरेक्शन ब्लॉक हो चुके हैं। कौन कौन से? एक ये डायरेक्शन ब्लॉक्ड और एक ये डायरेक्शन ब्लॉक्ड। यानी अब इस बेचारे के ऊपर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ दो ही डायरेक्शन से है। तो जब कोई स्पीशीज अटैक करेगा नहीं तो रिएक्टिविटी इसकी बनेगी नहीं। इसलिए एल्डिहाइड्स जो हैं इनके लिए कहा जाता है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। यानी इन दोनों में स्टेबल कौन होगा? स्टेबल कीटोन ज्यादा स्टेबल है। ठीक। क्योंकि अपने को दिमाग में हमेशा रखना है बेटे, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हमेशा दिमाग में रखिएगा इस चीज को रिकॉल करने के लिए। एग्जाम में भी दो बच्चे हैं घर में, एक है दुबला पतला और एक है मोटा ताजा। ठीक। घूम घूम कर खेलने की किसकी टेंडेंसी रहेगी? यानी कि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा और स्टेबिलिटी बहुत कम। जस्ट उल्टे जो मोटा ताज़ा बच्चा है वो क्या घूम घूम के खेलना पसंद करेगा? नहीं, वो चाहेगा एक ही जगह बैठे और वो कार भी ऐसा लेगा कि ऐसे पीछे ऐसे चलते जाए, फिर वहाँ से कोई चलाए तो इधर पे आए, है कि नहीं? यानी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा और रिएक्टिविटी कम। डन। तो ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहता है। चलिए अब दो तीन पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई के क्लास 12 बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब वो पूछेंगे कैसे? सीधे सीधे आप, अच्छा कीटोन के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? कीटोन के लिए मिनिमम कितने कार्बन? 3 कार्बन। एक तो इसके पास है, एक इधर पे आ सकता है, एक इधर पे आ सकता है, तो 3 कार्बन में कीटोन बनेगा। और 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा? CH3 CH2 CHO। क्या नाम दोगे आईयूपीएसी में? प्रोपेनल। आईयूपीएसी देखेंगे अपन अभी। प्रोपेनल। तो प्रोपेनल के मुकाबले प्रोपेनोन जो है ये लेस रिएक्टिव है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक। या फिर और आसान भाषा में या और अच्छे से इलेबरेट करना चाहो तो ये बता देना कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट के बाद अटैक करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, जबकि इसमें दो डायरेक्शंस ब्लॉक्ड किए हुए हैं। डन। ठीक। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं, ये स्टेटमेंट टाइप का है, गिव रीजन टाइप का, कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। व्हाई? वेरी गुड। अब उसी को मैं थोड़ा सा जमा के लिखवा देता हूं। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। व्हाई? या यही क्वेश्चन और करके लिख लीजिए। और कैसा आ सकता है भाई?
कि प्रोपेनल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनोन. प्रोपेनल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनोन. दोनों में ही आपका आंसर क्या रहेगा वो लिखिएगा. अब चालू करें बेटा आंसर. ठीक. एल्डिहाइड्स having carbonyl group, aldehydes having carbonyl group with one valency satisfied by hydrogen atom. One valency satisfied by hydrogen atom comma possess possess less steric hindrance. Less steric hindrance. Less steric hindrance. मॉलिक्यूल का खुद का ही स्ट्रक्चर खुद की ही रिएक्टिविटी को कम कर देता है. ये है स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक. स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ कॉमा विच मेक्स इट मोर रिएक्टिव देन द कीटोन. Which makes it more reactive than ketone. ठीक. अब इसी चीज का दूसरा रीजन भी समझिएगा. ये है एल्डिहाइड और इसी को आप कंपेयर कर लो किससे, जैसे कि एक कीटोन से. डन. अच्छा, अब इंडक्टिव इफेक्ट मालूम है आप लोगों को. इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? प्लस आई माइनस आई. CH3 ग्रुप का कौन सा लगता है? प्लस आई. वो इलेक्ट्रॉन धकेलता है. ठीक. यहां पे क्या लगेगा बेटा? प्लस आई इफेक्ट. यहां पे क्या चल रही है कहानी? डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर आ गया डेल्टा पॉजिटिव. लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके पास धकेलने के कारण ये डेल्टा नेगेटिव अब धीरे धीरे न्यूट्रल होने लग गया. लॉजिक है. अच्छा, अब ये न्यूट्रल होने लग गया है तो अब जब इसके पास चार्ज की अवेलेबिलिटी ही कम हो रही है तो उसके ऊपर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी. जबकि अच्छा, अब इसमें कितना है? ये वाला डायरेक्शन जो है वो पूरा पूरा खाली पड़ा हुआ है एक तरीके से. तो जितनी थोड़ी बहुत जगह भी है वो क्या है, बहुत इजीली अटैक हो जाएगा. अब इसमें क्या है कहानी? इधर भी प्लस आई, इधर भी प्लस आई. इलेक्ट्रॉन धकेल दिया गया कार्बन की तरफ, तो जो इधर से डेल्टा नेगेटिव के बाद डेल्टा पॉजिटिव आया था वो तो लगभग गायब है. दूसरी ओर क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं तो भले बेचारे के पास चार्ज है लेकिन वो डोनेट नहीं कर सकता, अवेलेबल नहीं कर सकता. ठीक. इसलिए भी क्या हो जाएंगे कि कीटोन्स विल बिकम लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ एल्डिहाइड. डन. दो रीजन है लेकिन आपको सबसे इजी वाले को लेके चलना है. कौन सा? वन वर्ड आंसर, स्टेरिक हिंड्रेंस. डन. ठीक. चलिए अगली चीज, एल्डिहाइड में कोई टाइप होता नहीं है और वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ ईथर. ये क्या? कीटोन. तो एक काम करो, सब हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला कैरेक्टरिस्टिक है आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म. इसमें पहला पॉइंट तो लिखिएगा कि एल्डिहाइड्स आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स
एल्डिहाइड्स आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स of ketones। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर एल्डिहाइड को कीटोन के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करना है तो कम से कम कितने कार्बन का अपने को चाहिए रहेगा एल्डिहाइड? 3। क्यों? क्योंकि कीटोन मिनिमम 3 में बनता है, यानी कि 2 कार्बन और 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड कभी भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक, यानी कि मिथेनॉल और इथेनॉल में कभी भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कीटोन के साथ नहीं मिलेगा। आपको कम से कम चाहिए क्या? प्रोपेनल। ठीक, कैसे? आइसोमेरिज्म की शर्त क्या बेटा? कि सेम मॉलिक्यूलर वेट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये लीजिए CH3 CH2 CHO। अब इसको आप कंपेयर कर लो, इतने ही नंबर ऑफ कार्बन, इतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन और इतने ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन वाले एक कीटोन के साथ क्या कहानी होगी? ये एक एल्डिहाइड है, ये एक कीटोन है। देख लीजिए भाई, काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1। यानी इन दोनों के लिए कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया? C3H6O। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। डन, लिख लीजिए एग्जाम्पल। डन, ठीक। अच्छा, अब एक मेटामेरिज्म नाम की भी कोई चीज़ है जो हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में पढ़ी है। क्या है मेटामेरिज्म? हाँ, मिनिमम 4 कार्बन, लेकिन क्या है मेटामेरिज्म? किस में मिलता है? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये वर्ड मैंने यूज़ किया था, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तभी भी मैंने बताया था कि 2 ही फंक्शनल ग्रुप है जो बाईवैलेंट है। कौन कौन? एक है कीटोन और एक है ईथर। ईथर में मेटामेरिज्म पढ़ चुके हैं, अब अपने को पढ़ना है किसके लिए? कीटोन के लिए। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि कीटोन्स विथ मिनिमम, कीटोन्स विथ मिनिमम 5 कार्बन एटम्स। अब यहां 5 चाहिए। विल पजेस, अरे उसी में लिखो ना बेटे, विल पजेस मेटामेरिज्म। ये लीजिए, ये हो सकता है 5 वाला, हो सकता है ना। अब एक कंडीशन होती है कि एक CH3 ग्रुप उठ करके चले जाए उधर, क्या बनेगा? CH3 CH2 CO CH2 CH3। डन। इसका नाम है पेंटेन 2 ओन, इसका नाम है पेंटेन 3 ओन। क्या एक और उधर खिसका सकते हैं क्या? अभी एक उठा के लेके गए थे, एक और उठा के लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ एक रहेगा और उधर पे 3 बन जाएंगे, यानी घुमा फिरा के यही हालत आ जाएगी। ठीक, तो पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन ये दोनों एक दूसरे के असली में क्या है? मेटामर। लेकिन दिख किसके जैसे रहे हैं? पोजीशन आइसोमर्स। ठीक, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या था? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करना है। यहाँ पे पेंटेन 2 ओन, यहाँ पे पेंटेन 3 ओन, लेकिन असली में क्या है? ये मेटामर है। क्यों है मेटामर? क्योंकि एक वैलेंसी उठ करके उधर शिफ्ट हो चुकी है। नहीं, क्यों कंफ्यूजन होगा? मेटामर हाँ, 4 में इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 4 वाला अगर देखोगे, हाँ 4 कार्बन किस में चाहिए थे? ईथर के लिए। ठीक, अब अगर 4 कार्बन में देखना चाहोगे तो कंडीशन तो बेचारी यही रहेगी।
अब एक को उठा के इधर लेके भी आओगे तो बनेगा तो यही, ठीक। इसलिए कीटोन की कंडीशन में मिनिमम 5 चाहिए, ईथर की कंडीशन में मिनिमम 4 चाहिए। डन। चलिए ये हो गई प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे थे ना, अगली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, यूजुअली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर, usually aldehydes and ketones are strong smelling compounds, strong smelling compounds, strong smelling compounds, and therefore used as essence, एसेंस, ESSE, ठीक। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि वो दालचीनी, उसकी में वो खुशबू क्यों है, उसकी एक तेज़ सी खुशबू, उसमें एल्डिहाइड है। सिमिलरली आप लोग केक बनाने के लिए एसेंस खुशबू, जैसे वनीला एसेंस, ठीक। कभी वो वनीला एसेंस को कभी ऑब्जर्व किया, अगर गलती से हाथ में थोड़ा लग जाए, उसको टेस्ट करो, बहुत कड़वा रहता है वो, ठीक, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है उसकी, तो उसमें भी क्या है, एल्डिहाइड ही चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, जितने भी फ्रोजन डेजर्ट वगैरह हैं उसमें भी जो फ्लेवर्स डालते हैं वो भी किससे आते हैं, इन्हीं एल्डिहाइड से ही आते हैं, एल्डिहाइड से आते हैं। कीटोन्स का काम क्या है, दे आर सॉल्वेंट्स, इसलिए उसको या तो आप नेल पेंट रिमूवर यानी कि सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हो, या फिर क्या बोलना चाहिए उसको, डाइल्यूएंट के जैसा यूज़ कर रहे हो। ये है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक। अगली क्लास में हम लोग चालू करेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा इंपॉर्टेंट वैसा ही ईजी भी खतरनाक।